अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेसन में हम लोग रियल पास्ट पेपर क्वेश्चंस डील करेंगे, जिसमें हम स्केचिंग और शेडिंग को इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे कि किस तरह से स्केचिंग और शेडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल इनइक्वालिटीज़ या इक्वेशंस हो रही होती है। ठीक है, और जब इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ मौजूद होती हैं, 2 इनइक्वालिटीज़, 3 या 4 इनइक्वालिटीज़ मौजूद होती हैं, तो उन सब को सेटिस्फाई करते हुए शेडेड रीजन कैसे निकालना होता है, एंड उसके बाद लीस्ट वैल्यू के क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव ओवर हेयर, एंड इस सवाल में हमें बेसिकली क्या करना है, अगर आप पिछला लेसन रिकॉल करें जिसमें हमने सारी फिगर्स को समझा था, तो मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी, जो कंडीशंस आप बेसिकली देख रहे होते हैं इनइक्वालिटीज़ में, और उन कंडीशंस को देखते हुए आप ये रिकग्नाइज़ करते हैं कि क्या ये सर्किल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, या डायगोनल लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, वर्टिकल लाइन बनेगी। तो वो सारी कंडीशंस हमने पिछले लेसन में सीखी थी। अगर आप भूल रहे हैं वो, तो एक दफ़ा जाके रिवाइज कर लें। स्टार्टिंग ऑफ विद द वेरी फर्स्ट इनइक्वालिटी जो कि यहाँ पर मौजूद है, ये रही। इसको ज़रा कॉपी कर लेंगे। सो विच इज़ z minus 2i less than and equal to z minus 1 minus i, राइट। अब इसको पहचानें कैसे? बहुत आसान है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये माइनस साइन बहुत क्रिटिकल होता है। अच्छा, अब इसको लिखेंगे कैसे? z माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 2i। ये क्यों लिखा हमने? ताकि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता चल जाए, जो कि पता चल गया। माइनस साइन से प्लस जब सॉल्व होगा, सो माइनस प्लस वापस से माइनस आ जाएगा। इसकी वजह से मैंने इसको बिल्कुल मैथमेटिकली इक्वलाइज किया हुआ है। यहाँ पर मैंने कोई भी चीज़ चेंज नहीं की है। माइनस प्लस विल देन अगेन बी अ माइनस, राइट, एंड देन यू विल जस्ट पुट लेस देन एंड इक्वल टू, देन अगेन यहाँ पर माइनस साइन पूरा कॉमन लें, सो दिस विल बी 1 प्लस आई हो जाएगा। ये इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये कंडीशन, अगर आप रिकॉल करें, क्या कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि 2z मौजूद हों दोनों साइड्स पे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद हों दोनों साइड्स पे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ जाएगा, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा, और 2 पॉइंट्स के बीच में बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा होगा। अच्छा, बिल्कुल सेम सवाल हमने लास्ट लेसन में भी किया था, तो जाके आप प्लीज़ उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा अगर आप भूल रहे हैं। सो विल जस्ट मेक, तमीज़ से आपने एक वाई एक्सिस बनाया, तमीज़ से आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद मुझे पता चल चुका है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। और इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ मार्किंग्स कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, सिमिलरली -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये मार्किंग्स करने के बाद आपने पॉइंट्स पुट करने हैं। पॉइंट्स कैसे प्लॉट करेंगे? बहुत आसान है, 0 और 2, 0,2। ये 0 प्लस 2 का मतलब है 0 ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 2। पहला पॉइंट आ गया, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा होता है 1,1, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट यहां पर आ जाएगा। जिनको ये चीज़ अनक्लियर है कि मैं कैसे लिख रहा हूं, 0 प्लस 2 आयोटा बेसिकली होता है 0,2, और 1 प्लस आयोटा बेसिकली होता है 1,1। ये चीज़ अगर अनक्लियर है तो मेरा सबसे पहला लेसन जाके कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक दफ़ा रिवाइज कर लें, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। 2 पॉइंट्स आने के बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल इन 2 पॉइंट्स के बीच में होगा, विच विल बी डेफिनेटली बी क्रॉसिंग दिस पॉइंट राइट हेयर, क्योंकि आपको बिल्कुल इनके बीच में लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ही बनता है, तो हमने यहाँ पर बिल्कुल तमीज़ से जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। इसको ज़रा बिल्कुल प्रॉपरली ड्रॉ कर लेंगे। सो ये देख लें, हमारे पास एक प्रॉपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट, दूसरी
इनइक्वालिटी की तरफ चलें। सो दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास ये मौजूद है, और मैं यहीं से पता लगा सकता हूँ इसको कि अगर मैं गौर से देखूँ तो ये z, और यहाँ पर आपने माइनस साइन कॉमन लिया। माइनस साइन कॉमन लेने के बाद मैं देख सकता हूँ ये 2 + i हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 2। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, सो दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्किल। ये भी लास्ट लेसन में मैंने आपको इसकी रिकग्निशन बताई थी, जिसमें इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर बेसिकली 2,1 है, यहां से पता चल रहा है ये, और इसका जो रेडियस है, रेडियस इज जस्ट 2, वो यहां से पता चल रहा है रेडियस, राइट। तो हमने ये भी पता लगा लिया कि ये तो भाई सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सर्किल कैसे बनाएंगे? सेंटर 2,1 पर है, 2 कहाँ पर होगा? 1 2, और y एक्सिस पे 1। सो दिस इज माय सेंटर कोऑर्डिनेट। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट बनाने के बाद आपने 2 यूनिट्स राइट, 2 यूनिट्स लेफ्ट, 2 यूनिट्स अप, 2 यूनिट्स डाउन मूव कर जाना है। सो 2 यूनिट्स राइट, 1 2, पहला पॉइंट आ गया। 2 यूनिट्स लेफ्ट, 1 2, दूसरा पॉइंट आ गया। 2 यूनिट्स डाउन, 1 2, तीसरा पॉइंट आ गया। 2 यूनिट्स अप, 1 एंड 2, ये चौथा पॉइंट आ गया। जैसे ही 4 पॉइंट्स आ गए आपके पास, आपने सिंपली यहाँ पर इनको मैच कर देना है। आपने यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, तो हमारे पास सर्किल भी आ चुका है, हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ चुका है। नेक्स्ट, एग्जामिनर ने आपको बोला है कि यू नीड टू शेड। अब ये शेडिंग कैसे होगी? देखें, अगर रिकॉल आप लोग करें तो मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की शेडिंग का जो रूल बताया था, वो ये बताया था कि ये जो लेस देन वाला साइन होता है, ये लेस वाला पार्ट जिसकी तरफ भी फेस करता है, उस साइड पे हम लोग शेडिंग करते हैं। तो ये 0,2 की तरफ फेस कर रहा है, 0,2 इधर है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इस साइड पे शेड होगा। एट द सेम टाइम सर्किल को भी देखें, सर्किल में क्या बोल रहा है कि यू नीड टू बी लेस देन 2, दैट मीन्स सर्किल के अंदर कन्फाइंड रहना है, सर्किल के अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताई थी, मैं एक दफा दोबारा रिकॉल करवा दूं कि लेस देन का जहां पर फेस होता है, जिसको फेस कर रहा होता है लेस देन, उस रीजन में शेड होता है। ये आपके पास 0,2 का पॉइंट है, इसका मतलब इस रीजन में शेडिंग होगी, लेकिन हम पूरा शेड नहीं कर सकते, आपको दोनों चीजों को सेटिस्फाई करना है। ये चीज ये बता रही है कि सर्किल के रेडियस के अंदर कन्फाइंड रहना है, सर्किल के अंदर कन्फाइंड रहना है, और ये चीज हमें ये बता रही है कि उस जगह पे शेड होगा जहां पर 0,2 पॉइंट है, उस रीजन में शेड होगा, सर्किल के अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। वाहिद एक ही ऑप्शन बचता है जो कि ये है, दैट मीन्स शेडिंग कहाँ होगी? चुपचाप आपने शेडिंग इस रीजन में यहां कर देनी है, दैट्स इट। ये आंसर आ गया मेरा, राइट। अच्छा, नाउ सेकंड चीज एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z फॉर द पॉइंट्स इन दिस रीजन। लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट कैसे निकलती है, इसको ज़रा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए फ़िलहाल इस फिगर को मैं साइड लाइन करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि आर्ग्यूमेंट की लीस्ट वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, और फिर उस फिगर पे आएंगे। हम निकालेंगे इसको ऐसे कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक y एक्सिस है, एक x एक्सिस है, एक सर्किल यहाँ बन रहा है और एक लाइन है, और हमारे पास दिस इज़ दी शेडेड रीजन। शेडेड रीजन के अंदर रहना है, एग्जामिनर वही कह रहा है आपसे, शेडेड रीजन के अंदर सबसे कम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होगी। हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ होता क्या है। जाहिर सी बात है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट की हुई वैल्यू लाइन बनेगी, एंगल होता है क्योंकि आर्ग्यूमेंट। अच्छा, अब ये एंगल अभी फ़िलहाल 0 है, नाउ एंगल इज़ इंक्रीजिंग, एंगल इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब अभी आर्ग्यूमेंट 0 है, अब आर्ग्यूमेंट आहिस्ता 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 देखिए इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब मैं देख सकता हूँ
कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज इंक्रीजिंग एज सून एज मैं इसको जितना ऊपर करूंगा ये वाला एंगल उतना ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, कॉमन सेंस है ये बात। अच्छा, इसका मतलब जैसे जैसे मैं इस लाइन को ऊपर करूंगा वैसे वैसे ये आर्ग्यूमेंट इंक्रीज होता रहेगा। अब आप यहाँ इधर उधर रैंडमली कहीं भी नहीं बना सकते, आपको रीजन के अंदर रहना है। रीजन के अंदर रहते हुए मेरे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ बना सकता हूँ, यहाँ बना सकता हूँ, यहाँ पर, इधर 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 कहीं पर भी मैं रख सकता हूँ। अब आपको ये लाइन उधर रखनी है जहाँ पर आपके पास सबसे छोटा एंगल बने। एक ऑप्शन ये है आपके पास। अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो आप गौर से देखें, आपके पास आहिस्ता आहिस्ता लाइन नीचे आ रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं पीछे की तरफ आ रहा हूं आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है। इसको मैं 2 दफ़ा अलग अलग बना के भी दिखाता हूं। चलें, एक पर्पल से लाइन बनाते हैं यहाँ पर, दूसरी लाइन रेड से बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक। एक काम करते हैं और दूसरी लाइंस आपको बना के दिखाता हूं। एक लाइन यहाँ से यहाँ तक बनाते हैं, ऐसे बिल्कुल रैंडमली। ठीक है, अब आप खुद सोचें, आपकी मर्जी, आप जितनी लाइंस बनाना चाह रहे हैं बना दें, लेकिन जब हम यहाँ पर इसके एंगल्स देख रहे हैं, एक्स एक्सिस से पर्पल लाइन तक का एंगल कोई ना कोई एंगल है, उससे छोटा ग्रीन लाइन तक का एंगल है, उससे छोटा रेड लाइन तक का एंगल है। दैट मीन्स मुझे ये बात पता चल गई, इसी शेडेड रीजन का सबसे आगे वाला पॉइंट है, एक्सट्रीम जो सबसे आगे वाला पॉइंट है, उसको अगर मैं नोट कर रहा हूं तो उस पे सबसे छोटा एंगल बन के आ रहा है। तो मुझे फौरन पता चल गया कि दिस इज द एक्चुअल पॉइंट एट विच द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z विल बी द स्मॉलेस्ट, विल बी द लीस्ट। तो यहां पर हमें एक समरी पता चली, क्या कि लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए आप इधर उधर नहीं जाएंगे कि रीजन में रैंडमली पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं, हरगिज भी नहीं। आपने एक्सट्रीम एंड्स पे फोकस करना होगा। ठीक है, और वहीं पर ही आपकी लीस्ट वैल्यू होगी। तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप सबसे पहले वाले एक्सट्रीम एंड पे टेस्ट करें लाइन बना के, फिर दूसरा एक्सट्रीम एंड पे टेस्ट करें लाइन बना के, और आपको खुद ही एक्स एक्सिस से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा एंगल छोटा है और कौन सा एंगल बड़ा है। एंड दिस इज़ हाउ आप इजीली जज कर सकते हैं कि लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जी कैसे बन रही होगी। ठीक है, इसके अच्छा, ज़रूरी नहीं है हमेशा इस तरह से फिगर बने। फॉर इंस्टेंस हमारे पास फिगर जो है वो कुछ यूँ बन रही होती है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और हमारे पास फॉर इंस्टेंस एक सर्किल यूँ बन रहा है। ठीक है, और एक इसको लाइन कट करते हुए ऐसे जा रही है। ठीक है, और शेडेड पोर्शन जो है, शेडेड पोर्शन यहाँ कहीं ये बना हुआ है, दिस इज द शेडेड रीजन। ठीक है, ये शेडेड रीजन है। इसमें लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे निकालेंगे? देन अगेन सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है हमें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z बनता कैसे है। जाहिर सी बात है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बनेगा, आपके ओरिजिन से स्टार्ट होगा लाइन उसकी, तो यहाँ से लाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इधर उधर नहीं जाएंगे, रैंडम पॉइंट्स को नहीं टेस्ट करेंगे, एक्सट्रीम एंड्स पे हमेशा रहेंगे। अच्छा, अब लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट निकलेगा कैसे? सबसे पहले आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन को रिकॉल करें, मैं लिख भी देता हूं यहां पर। आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन क्या होती थी? आर्ग्यूमेंट बेसिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। इट कैन बी आइदर क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, डिपेंड्स कहाँ से भी हमें छोटा एंगल मिल रहा है। अब अगर थोड़ी सी अकल लगाएं, अगर फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ से ऐसे जाऊँगा, ये तो बड़ा एंगल है, हमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल देखना है,
तो एक एंगल तो मुझे दिख रहा है कि एक एंगल ऐसे यहां से यहां तक है और एक एंगल यहां से यहां तक है ऐसे। लीस्ट पॉसिबल कौन सा होगा? यहां पर बच्चे थोड़ा सा मार खा जाते हैं जब हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में तो बच्चे सही रहते हैं क्योंकि पॉजिटिव एंगल्स को ईजिली बच्चे डील कर लेते हैं। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस पेपर में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे पेपर तो आउट आ गया, ये तो हमें करवाया ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैथमेटिकल कॉमन सेंस की ज़रूरत है। आप खुद मुझे ये बताएं, जब भी एंगल्स क्लॉकवाइज मेजर किए जाते हैं तो वो एंगल्स नेगेटिव एंगल्स होते हैं, और नेगेटिव में जैसे जैसे वैल्यू आगे की तरफ जाती है वैसे वैसे वो मैथमेटिकली छोटी होती चली जाती है। -3, -4 छोटा है, -5 उससे ज़्यादा छोटा है, -6 उससे ज़्यादा छोटा है, एंड देन जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे वैसे वैसे मैथमेटिकली वैल्यूज़ छोटी होती रहती हैं। नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है, जीरो से जितना पीछे 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 जाते रहेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, वैल्यूज़ छोटी होती चली जाएंगी। एंड दिस इज़ द रीज़न जब हम क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं तो हमारे पास नेगेटिव एंगल्स आ रहे होते हैं, और नेगेटिव एंगल्स के आने की वजह से जितना आप आगे की तरफ जाएंगे उतना छोटा एंगल आएगा। दैट मीन्स दिस एंगल, मैं इसको बना देता हूं, दिस एंगल राइट हेयर, और दूसरा एंगल भी बना देते हैं, एंड दिस एंगल राइट हेयर, जो आपके पास ये ब्लू वाला थीटा होगा और ये ऑरेंज वाला थीटा होगा। अब वीडियो पॉज करें और सोचें इन दोनों एंगल्स में से ज्यादा छोटा एंगल कौन सा होगा? सोचें, जाहिर सी बात है दिस थीटा, दिस ब्लू थीटा राइट हियर, दिस ब्लू वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। यह आपका जवाब होगा इसमें, ठीक है। अच्छा, सो होपफुली आपको, और ये निकलेगा कैसे? ये इस वाले क्रिटिकल पॉइंट से निकलेगा। जहां से भी आपका आर्ग्यूमेंट निकल के आ रहा होता है उसको हम बेसिकली कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, राइट? अच्छा, नाउ सिमिलरली यहां पर हम देख सकते हैं यहां से सबसे छोटा आर्ग्यूमेंट निकल के आएगा तो हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। दिस इज नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट। ये सेम लॉजिक अब अगर हम इस वाले सवाल पे अप्लाई करें तो हमें दिख रहा है कि क्लियरली हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, दिस विल गिव अस द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट आएगी, और ये वैल्यू एक्चुअल में है क्या देख लेते हैं। ये वैल्यू एक्चुअल में यहाँ से कॉन्साइड कर रही है, विच इज़ कॉन्साइडिंग 1 2 3 एंड 2। दैट मीन्स ये क्रिटिकल वैल्यू जो है यहाँ पर, ये क्रिटिकल वैल्यू है हमारे पास। सो द क्रिटिकल पॉइंट इज बेसिकली 2, 3, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 + 3 आयोटा भी लिख सकता हूँ, राइट? और आर्ग्यूमेंट हम कैसे निकालेंगे, लीस्ट पॉसिबल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे z का? बहुत आसान होता है। ये क्या होगा? इट विल बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ओवर द रियल पार्ट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका यही होता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ओवर द रियल पार्ट। अगर यहाँ से कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि टेंजेंट थीटा बेसिकली बराबर होता है इमेजिनरी पार्ट ओवर द रियल पार्ट। अगर b और a से भी रिकॉल नहीं हो रहा तो y और x से रिकॉल कर लेते हैं, ये होता है, राइट? और फिर ये थीटा निकालने के लिए ये थीटा लिखें या आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखें, बात एक ही होती है, ठीक है? ये थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट इनवर्स लेते हैं। वही काम तो कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम ईजिली इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एंड दिस वैल्यू राइट हेयर इज नोन एज द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। उम्मीद करता हूँ कि ये तफसील आपको समझ में आई होगी, ये डिटेल में आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो वी हैव दिस क्वेश्चन राइट हेयर, जिसमें देन अगेन यू नीड टू
फर्स्ट ऑफ ऑल डू सम इसकी स्केचिंग करनी है हमें। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मौजूद है और इसको क्लियरली मैं देख के ये पता लगा सकता हूँ कि अगर मैं z लिखूँ, माइनस साइन कॉमन ले लूँ, सो इट विल बी 2 प्लस 2i लेस दैन n इक्वल टू 1। क्लियरली मुझे फील हो रहा है ये सर्किल बनेगा जिसका सेंटर 2,2 होगा और इसका रेडियस 1 होगा। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि एक ऐसी लाइन होगी, अगर मैं इसको भी चलने लिख के दिखा दूँ, आर्ग्यूमेंट z माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 4i, राइट। और मुझे यहाँ से क्लियरली फील हो रहा है कि एक ऐसी लाइन बनेगी 4i से जो कि नेगेटिव 45 डिग्री से बन रही होगी, इसका मतलब नीचे बन रही होगी, नेगेटिव 45 डिग्री से बन रही होगी, ठीक है। अच्छा, नाउ इसकी स्केचिंग करते हैं। इसकी स्केचिंग कैसे करेंगे? बहुत आसान है, बहुत इजी है। आपने क्या करना है, एक y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, एक x एक्सिस ड्रॉ कर लिया, पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। दिस इज समवेयर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। अच्छा, नाउ 2,2 सबसे पहले मैं ग्रीन से सर्किल बना लेता हूँ। सो 2 एंड 2 कहीं ना कहीं यहाँ सेंटर का पॉइंट होगा। रेडियस 2 है, इसका मतलब आपने हर डायरेक्शन में 2 को चलना है। ओह सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक, हर डायरेक्शन में 1 चलना है क्योंकि रेडियस 1 है। सो इस डायरेक्शन में भी 1 चलेंगे, पहला पॉइंट आ गया। इस डायरेक्शन में 1 चलेंगे, दूसरा पॉइंट आ गया। नीचे 1 चलेंगे, तीसरा पॉइंट आ गया। ऊपर 1 चलेंगे, चौथा पॉइंट आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल तरीके से जो है वो स्केच कर लूँगा एक सर्किल। सर्किल बनाने के बाद नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक दिस लाइन राइट हेयर। इसको कैसे बनाएंगे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका? 0,4, क्योंकि 0 प्लस 4 आयोटा आर्गन डायग्राम पे 0,4 रिप्रेजेंट करता है। सो 0,4 कहाँ होगा? इट विल बी समवेयर हेयर, इधर होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको आर्ग्यूमेंट की दी हुई कंडीशन से लाइंस बनाने की एक टेक्निक बताई थी, कैसे, और शायद यही सेम एग्जांपल हमने लास्ट लेसन में भी की थी। रेफरेंस लाइन अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ और इस रेफरेंस लाइन से ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाने, ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्रीज चलना है, नेगेटिव 45 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है क्लॉकवाइज को। अब अगर मैं यहाँ से 45 डिग्रीज चलूँगा, मुझे नेगेटिव 45 डिग्रीज चलना है, तो अगर कोई लाइन मौजूद है 0,4 पे, अगर वो 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पर 4,0 को टच करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि वो इनिशियली 0,4 पे थी। मैथमेटिकल कॉमन सेंस हमें क्या कहती है कि वो लाइन अब कुछ इस तरह से ऐसे बन रही होगी, राइट। हमने बना दी ये लाइन। अच्छा, ये लाइन बनाने के बाद अब हमें बेसिकली क्या करना है? शेडिंग करनी है। और शेडिंग कैसे करेंगे? ये शेडिंग हम बेसिकली किस तरह से करेंगे? अब आपको बेसिकली अगर मैं सर्किल को फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करूं तो सर्किल में कहा हुआ है कि लेस देन 1, इसका मतलब रेडियस जो 1 है इसके अंदर यू नीड टू कन्फाइन योर सेल्फ, राइट। अच्छा, आर्ग्यूमेंट का मैंने आप लोगों को क्या बताया था? रिकॉल करें, वीडियो देखें जाके। ग्रेटर देन के केस के अंदर क्या चीज़ बताई थी? लाइन के ऊपर शेडिंग होती है, नीचे शेडिंग होती है। जाके रिकॉल करें, एक दफ़ा लेसन देख लें अगर आप लोग भूल रहे हैं। ग्रेटर देन के केस में अबव द लाइन शेड होता है, अबव द लाइन। इसका मतलब शेडेड रीजन यहाँ पर होगा, अबव द लाइन एंड विद इन द सर्किल। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सर्किल की इस कंडीशन की वजह से वी नीड टू स्टे इनसाइड द सर्किल, और इनइक्वालिटी, इस वाली इनइक्वालिटी की मदद से ये हमें क्लियर हो रहा है कि यू नीड टू बी अबव द लाइन, अबव द लाइन विद इन द सर्किल। एक ही कंडीशन बचती है जो कि यहां पर ये है, राइट। अच्छा,
अब एग्जामिनर ने आपसे लास्ट यहाँ पर एक और चीज़ पूछी हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग। वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये पूछ रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पॉइंट ऑफ जी। अच्छा, लीस्ट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पॉइंट ऑफ जी कहाँ होगा? देखें, देन अगेन लीस्ट वैल्यू की बात करें या हाईएस्ट वैल्यू की बात करें, वैसे अमूमन वो लीस्ट वैल्यू की बात कर रहा होता है। लीस्ट वैल्यू या हाईएस्ट या एक्सट्रीम वैल्यूज जब भी पूछता है तो आपने एक्सट्रीम एंड्स पे देखना होता है रीजन के। एक एक्सट्रीम एंड यहाँ पर बन रहा है, दूसरा एक्सट्रीम एंड यहाँ पर बन रहा है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, राइट। अब एक वैल्यू तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी होता क्या है, सबसे पहले ये बताएं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, जी क्या है आपके पास? जी होता है x प्लस वाई आई होता है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस वाई आई क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट जाहिर सी बात है y होगा, राइट। दैट मीन्स वी नीड टू फोकस ऑन y। अब हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू पर, इस वैल्यू पर और इस वैल्यू पर। जाहिर सी बात है ये लीस्ट नहीं है, ये लीस्ट नहीं है हमारे पास ये लीस्ट वैल्यू है क्योंकि ये छोटी वैल्यू दे रही है y की। y एक्सिस ये रहा आपके पास, इस y एक्सिस पर यहां से हमारे पास लीस्ट वैल्यू आएगी, ये तो हाईएस्ट वैल्यू होगी, हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए। वी आर कंसर्न अबाउट दिस वैल्यू राइट हेयर। अब ये वैल्यू कैसे निकालें? बहुत आसान है, आप इस लाइन को इस सर्किल के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें और आपके पास ईजली जो है वो जवाब निकल के आ जाएगा। कैसे करेंगे? देन अगेन इट्स रियली ईजी। हम करेंगे क्या, हमें पता है कि ये लाइन यहाँ मौजूद है और ये सर्किल है। तो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री AS लेवल सर्किल्स की इक्वेशन क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। सर्किल्स की इक्वेशन दी जाती है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस 1 के बराबर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2 और 2 हैं, सो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? देन अगेन इट्स रियली ईजी। हमारे पास यहाँ पर स्लोप नेगेटिव 45 डिग्रीज पर है। अगर थोड़ी सी आप यहाँ पर अकल लगाएं तो आप ईजली यहाँ पर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू नेगेटिव x प्लस 4। अब बहुत बच्चों को ये इक्वेशन डायरेक्टली समझ नहीं आएगी कि मैंने ये डायरेक्टली इक्वेशन लिख कैसे दी, ये डायरेक्ट इक्वेशन मैं लिख कैसे रहा हूँ। थोड़ी सी अकल लगाएं आप लोग यहाँ पर, थोड़ी सी अकल, ठीक है। वो अकल मैं ऐसे लगाऊंगा कि चलें आप फिर लंबा काम करें, या तो आप ये काम करें कि आपके पास ये पॉइंट है 0,4, ये पॉइंट है 4,0, स्लोप निकाल लें। स्लोप क्या होगा? m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1, इसको x1 ले लें, इसको y1 ले लें, इसको x2 ले लें, इसको y2 ले लें, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो मैं देख सकता हूँ m की वैल्यू मेरे पास आएगी -1। इसकी थोड़ी सी अकल, अगर थोड़ी सी अकल लगाए ना तो m बेसिकली बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। स्लोप टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। थीटा हमारे पास नेगेटिव 45 डिग्रीज के बराबर है। कैलकुलेटर में जब वैल्यू इनपुट करेंगे तो m का डायरेक्टली रिजल्ट -1 आएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। m की वैल्यू -1 आ गई, y इंटरसेप्ट 4 है, तो अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अप्लाई करूँ सो y इज इक्वल टू -x प्लस 4 हो जाएगा ये, राइट। अब -x प्लस 4 हो गया तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। पहली इक्वेशन ये रही सर्किल की, दूसरी इक्वेशन ये रही लाइन की। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करेंगे? फॉर y सॉल्व करेंगे। अब फॉर y अगर मुझे सॉल्व करना है तो हम यहाँ से x को सब्जेक्ट बना लेते हैं। x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 4 माइनस y, राइट। अब यहाँ पर मैं इसको सर्किल की इक्वेशन में जाके रिप्लेस कर दूंगा। तो x की जगह पे लिखेंगे 4 माइनस y माइनस 2 होल स्क्वायर्ड प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर्ड इक्वल टू 1। 4 माइनस 2 होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई होल स्क्वायर्ड प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर्ड इक्वल टू 1। फॉर्मूला ओपन करें, 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर्ड, इसको सॉल्व करेंगे y स्क्वायर्ड माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0।
एंड देन ये दोनों आपस में सॉल्व होके 2y² बना देंगे, ये दोनों आपस में सॉल्व होके -8y बना देंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 मैंने शायद गलत लिख दिया है, ये +1 आएगा। अच्छा, एंड देन 4 + 4 8, ये 1 जाके माइनस हो जाएगा, तो प्लस हमारे पास 7 जनरेट हो जाएगा, इक्वल टू 0 अब आएगा। और इसको आपने सीधा सीधा जो है वो कैलकुलेटर से ईजिली सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास ईजिली जवाब निकल के आ जाएगा। तो हम इसको जल्दी से कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करें तो हमारे पास दो जवाब आएंगे। एक जवाब आएगा y इज़ इक्वल टू 4 + 2 √2/2, और दूसरा जवाब हमारे पास आएगा y इज़ इक्वल टू 4 - (2). इसकी आप जब वैल्यूज़ चेक करेंगे, सो दिस वैल्यू इज़ 1.29 समथिंग, और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है इट इज़ समथिंग 2.7। अब आप लोग खुद कॉमन सेंस लगाएं, इन दोनों में से कौन सा जवाब हमारा एक्चुअल जवाब होगा, कौन सा जवाब होगा। अगर हम वापस फिगर पे जाएं तो जाहिर सी बात है जो छोटी वैल्यू 1.29 की है वो मेरे पास एक्चुअल मेरी लीस्ट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट होगा, क्योंकि वाई एक्सिस में इमेजिनरी पार्ट होता है। दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो जो इन दोनों वैल्यूज़ में से छोटी वैल्यू है वही आपका जवाब होगा, और इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, एंड दिस इज माय लीस्ट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अच्छा, एक और सवाल करते हैं। इसमें आपने बेसिकली क्या करना है, यू नीड टू देन अगेन स्केच। अब आप लोग ये वाला सवाल ज़रा खुद से सोचें, कोशिश करें करने की कि यहां से मेरे पास सर्किल बनेगा, राइट, विथ सेंटर। वीडियो पॉज करके सोचें सेंटर क्या होगा। जो बच्चे सोच रहे हैं -2 पे होगा वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। माइनस साइन कॉमन लगा के आपको पूरा एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट बनाना होता है। तो अगर मैं यहां पर माइनस साइन कॉमन निकाल के 2 + 2i लिखूंगा, सो मेरे पास ये सेंटर होगा लेस देन n इक्वल टू 2। तो सेंटर मेरे पास बेसिकली 2, 2 बन जाएगा, राइट, और रेडियस इसका 2 के बराबर है। तो मुझे फौरन पता चल गया ये तो सर्किल बनेगा। यहां से क्या होगा, इधर क्या होगा। इसको हम लोग बेसिकली दो चीज़ों में ब्रेक कर देंगे। सबसे पहले 0 इज लेस देन n इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और दूसरे में अगर ब्रेक करेंगे तो ये होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज लेस देन n इक्वल टू 1/4 पाई। इसको थोड़ा सा अगर अकल लगाएं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है हमारे पास, बहुत आसान है। ये जो z है, बाज़ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें। बहुत आसान है, देखिए मैं आपके लिए आसान करता हूँ। इसको ज़रा सीधा करके लिखते हैं। यहाँ पर इसका जो फेस है इसकी तरफ है, तो हम इसको ज़रा सीधा करके लिख लेते हैं। हम लोग लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट, और z को हम z + 0 + 0 आयोटा भी लिख सकता हूँ, राइट, और मुंह इसका इसकी तरफ ही था, हमने ऐसे लिख दिया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट। ये शुरू के लिखने के आपको तरीके बता रहा हूँ, आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये 0 + 0 आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। लेस देन n इक्वल टू 1/4 पाई, राइट। अच्छा, नाउ आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे पास 0,0 से आर्ग्यूमेंट, यहाँ एंगल कितना है, 0 है, दैट्स इट। अगर मैं निकालना भी चाहूँ ना इसका एंगल, चलो निकाल लो एंगल, एक काम करो, एंगल अगर आप निकाल भी लो। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्लियरली दिख रहा है कि आर्ग्यूमेंट जो एंगल है इसका वो 0 है, 0 रेडियंस है। इसका मतलब 0 डिग्रीज है। 0 डिग्रीज कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, राइट, एक्स एक्सिस पे होता है। इसका मतलब इसकी जो लाइन बनेगी हमारे पास वो कुछ भी नहीं बनेगी, वो यहाँ से बिल्कुल ऐसे बनेगी, सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। और यहाँ पर इस केस के अंदर हमारे पास जो लाइन बन रही होगी वो भी 0,0 से ही बन रही होगी, 0,0 से ही बन रही होगी, लेकिन ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज साइड पे 45 डिग्रीज पे बन रही होगी, 45 डिग्रीज पर, ठीक है। दैट्स इट, हमने बना दिया। सर्किल भी अगर मैं आपको बना के दिखाऊं यहाँ पर, तो सर्किल भी चलें बना ही देता हूँ। अगर फॉर इंस्टेंस मेरे पास
यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये यहाँ पर कहीं 3 है और यहाँ कहीं 4 है। तो सर्किल कैसे बनेगा? बहुत आसान है। 2, 2 पे सेंटर है, 2 एंड 2, कहीं यहाँ पर हमारे पास सेंटर है, राइट। इसके 2 ऊपर जाना है, 2 लेफ्ट पे जाना है, 2 राइट पे जाना है और 2 नीचे जाना है। तो इसका जो सर्किल बनेगा वो कुछ यूं बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास सर्किल आ गया, आपके पास ये लाइन आ गई, सारी चीज़ आ गई। इसकी अगर बात करें, तो इसकी हम बात ऐसे कर सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z मतलब x प्लस वाई आई लेस देन एन इक्वल टू 3, राइट। तो रियल पार्ट तो x होता है, तो इसका मतलब x इज लेस देन एन इक्वल टू 3 होगा। x इक्वल टू समथिंग की लाइंस कैसे होती हैं? वर्टिकल होती हैं। 1 2 3, यहाँ कहीं लाइन बन रही होगी ऐसे, राइट। एक एक करके शेड करके दिखाता हूं। आप सर्किल लेस देन 2, सर्किल के अंदर रहना है, जहन में रखो, सर्किल के अंदर रहना है। इस पे आ जाओ। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता था? लाइन के ऊपर रहना है, ये वाली लाइन है, ये इसके ऊपर रहना है, सर्किल के अंदर लाइन के ऊपर। इसका मतलब क्या होता था? लेस देन, इसका मतलब होता था नीचे रहना है लाइन के, बिलो द लाइन। इसका मतलब इस ग्रीन लाइन के नीचे रहना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सर्किल के अंदर, रेड लाइन के ऊपर, ग्रीन लाइन के नीचे। इसमें क्या लिखा हुआ है? लेस देन 3। एक्स लेस कहाँ होता है? लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे? लेफ्ट साइड पे। तो हमें इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड पे रहना है। तो रीजन क्या हो गया? रीजन बहुत आसान बन गया हमारे पास। हमारा रीजन बनेगा ये, दैट्स इट, खत्म। सर्किल के अंदर, रेड लाइन के ऊपर, ग्रीन लाइन के नीचे, ब्लैक लाइन के लेफ्ट पे, दैट्स इट। दिस इज द कॉमन रिक्वायर्ड रीजन एंड दिस इज हाउ आप शेडिंग, स्केचिंग और लीस्ट वैल्यू के क्वेश्चंस इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क मी एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।